सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन नमूना माध्य का देख रहे थे, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार, और हमने ये देखा कि जब ओरिजिनल पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है मीन म्यू और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर के साथ या स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा के साथ, तब एक्स बार भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है जिसका माध्य रहेगा म्यू, लेकिन उसका वेरिएंस हो जाता है कम, सिग्मा स्क्वायर बाय एन हो जाता है। तो और हमने एक एग्जांपल में देखा जब n इज इक्वल टू 5 है और n इज इक्वल टू 6 है, तब x बार और y बार उस एग्जांपल में हमने देखा था उसके बंटन अलग अलग हो जाते हैं क्योंकि उनका वेरिएंस अलग अलग हो जाता है। तब ये जब n बढ़ता जाएगा, एज n इंक्रीजेस, सिग्मा स्क्वायर ऑफ बाय n डिक्रीजेस, वो कम होता जाएगा। लेकिन माध्य मीन तो रहता है म्यू का। तो क्या हो रहा है, हम इन प्रोबेबिलिटी प्लॉट से देखते हैं। ये मैंने 3 अलग अलग प्रोबेबिलिटी प्लॉट्स ड्रॉ किए हैं। तो ये है नॉर्मल कर्व्स जिनका मीन है 5। आप देख रहे हो, फिर एक बार x एक्सिस पे है x की वैल्यूज और y एक्सिस पे है f ऑफ x की वैल्यूज, PDF की वैल्यूज। ठीक है, तो ये जो ब्लू वाला है तो उसको समझ लीजिए वो है माध्य और या मीन 5 के साथ, और कुछ सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू शायद है 2। जैसे हम x बार की तरफ जाते हैं तो x बार इक्वल टू 3 के लिए ये ग्रीन वाला ग्राफ आप देख लीजिए, ये भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ही ग्राफ है जिसका मीन रहता है म्यू, सेम मीन है। तो आप देख रहे हो कि ये PDF का जो ग्राफ है वो थोड़ा सिमट रहा है। मीन सेंटर तो सेम रहेगा, 5 के ऊपर सेंटर्ड है, लेकिन उसका जो प्रसरण है वो कम हो गया है। तो ज्यादा वैल्यूज 5 की तरफ आ रही है। और n इक्वल टू 10 के लिए आप देख रहे हो लाल ग्राफ जो है, तो वो उसका पीक ऑफ कोर्स बड़ा है, लेकिन वो समेट रहा है 5 की तरफ। तो ज्यादा वैल्यूज मीन जो 5 है उसके इर्द गिर्द रहेगी, जैसे सैंपल साइज n बढ़ता रहेगा। तो इन 3 ग्राफ्स से हम देख सकते हैं कि ये क्या हो रहा है एक्स बार के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ये तीनों ग्राफ्स में दोहरा रहा हूं है समझ सकते हैं एक्स बार के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जैसे n बढ़ता जा रहा है। तो लेकिन ये जो थ्योरम हमने तय किया था, तो हमने एक जरूरी एजम्पशन हमने स्टार्ट किया था, जो था ओरिजिनल पॉपुलेशन होना चाहिए नॉर्मल। अगर ओरिजिनल पॉपुलेशन नॉर्मल है तो सैंपल मीन भी नॉर्मल है और सैंपल टोटल भी नॉर्मल है। अगला वाला जो थियरम मैं अभी कोट करने वाला हूं वो काफी इंपॉर्टेंट थियरम है, जिसको सेंट्रल लिमिट थियरम कहते हैं, और काफी अचंभित करने वाला एक तरह से थियरम है। वेरी सरप्राइजिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थियरम, शायद इस सब्जेक्ट का सबसे अहम थियरम है। उसको मैं पूरी तरह से लिख लूं। लेट x1 x2 xn be a random sample from a population
विथ मीन म्यू, हम ये पॉपुलेशन के मीन और वेरिएंस को अलग अलग तरह से मैं दर्शाते रह रहा हूं ताकि आपको भी पता चले कि ये सब चीजें सेम है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा विथ फ्रॉम अ पॉपुलेशन विथ expected value of xi equal to mu and variance of xi equal to sigma square for all 1 less than equal to I less than equal to n। मतलब हर x1 x2 xn में से हर एक रैंडम वेरिएबल का बंटन स्वरूपी है, आइडेंटिकल है, और क्योंकि ये रैंडम सैंपल है और उनके मीन और वेरिएंस उसके कारण एक जैसे रहेंगे, उसको हम दर्शाते हैं म्यू और सिग्मा स्क्वायर से। तो इसमें ये हमारा एजम्पशन है। दूसरा एजम्पशन है कि हमारा जो सैंपल साइज है n इज सफिशिएंटली लार्ज। Then x bar has approximately a normal distribution with mu x bar equal to mu and variance of x bar sigma square x bar is sigma square by n, or sigma x bar has sigma by square root n. Similarly, and t is approximately normal विथ, ये मीन और वेरिएंस तो हमें पता है, म्यू मीन ऑफ टी विल बी n टाइम्स म्यू और वेरिएंस ऑफ टी विल बी n टाइम्स सिग्मा स्क्वायर। सो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ टी विल बी स्क्वायर रूट ऑफ n टाइम्स सिग्मा। तो ये बहुत ही अचंभित करने वाला थियरम है, क्योंकि आप देख रहे हो हमने जो पॉपुलेशन का बंटन है, पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके बारे में कोई भी एजम्पशन नहीं किया है, इसके अलावा कि उसका मीन और वेरिएंस हम दर्शा रहे हैं म्यू और सिग्मा स्क्वायर से। दूसरा जो एजम्पशन है वो भी इस थियरम के लिए अहम है कि n इज सफिशिएंटली लार्ज, काफी छोटा नहीं है। अगर छोटा है तो हम ये थियरम सही नहीं रहेगा, लेकिन इफ n इज सफिशिएंटली लार्ज तब शुरू का पॉपुलेशन का बंटन कुछ भी हो, x बार का बंटन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है लेकिन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के काफी करीब है। x बार के मीन वेरिएंस तो हमें पता है, सैंपल टोटल के मीन वेरिएंस भी पता है, लेकिन जो सरप्राइजिंग रिजल्ट है वो है कि इनका जो बंटन है वो अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल है। और ये थियरम भी हम प्रूव नहीं करने वाले हैं, लेकिन इस थियरम को हम दर्शाएंगे। हमारा जो पहले वाला एग्जाम्पल था जिसमें मैं शुरू से ये दिखाता हूं, हमारे पास हम देख रहे थे बर्नौली 0.3 के प्लॉट्स। ये है प्लॉट पीएमएफ का, बर्नौली 0.3 का। ये है प्लॉट एक्स बार का जब ओरिजिनल पॉपुलेशन इन सभी प्लॉट्स में ओरिजिनल पॉपुलेशन है बर्नौली, और वहां से हम सैंपल्स ले रहे हैं। तो जब n इक्वल टू 2 है तब ये एक्स बार का पीएमएफ का प्लॉट है, हिस्टोग्राम है। n इक्वल टू 3 के लिए भी हमने देखा था और n इक्वल टू 5 और 10 के लिए भी देखा था। तो n इक्वल टू 5 के लिए ये नॉर्मल जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा है, n इक्वल टू 10 से थोड़ा थोड़ा नॉर्मल शेप की तरह हो रहा है। अब n इक्वल टू 25 की तरफ देखेंगे तो ये तो काफी
ऊपर जा रहा है ये ग्राफ और सिमेट्रिक रूप से नीचे आते दिख रहा है। और अगर हम सैंपल साइज बढ़ाएंगे तो ये जैसे हमने अभी देखा, जब सिग्मा स्क्वायर, जब ओरिजिनल पॉपुलेशन नॉर्मल है तो ये जो एक्स बार का के प्लॉट्स हमने देखे थे वो मीन की तरफ समेट रहे थे। तो यहाँ पे मीन है 0.3 और अब देख रहे हो ये शेप, ये हिस्टोग्राम है क्योंकि ये अभी भी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, लेकिन अगर ये देखेंगे इसको अगर हम अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं तो ये काफी कर्व सैंपल नॉर्मल कर्व की तरह दिखाई देने लग रहा है। तो और जैसे ही n बढ़ाएंगे तो और भी इसको देखेंगे कि ये नॉर्मल की तरह है। तो ये जो काफी शुरुआती जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो नॉर्मल से बहुत दूर था, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो सभी -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक वैल्यू लेता है। यहाँ पे हमने जो शुरुआत की थी वो थी बर्नौली रैंडम वेरिएबल से, सो सिर्फ 2 वैल्यू लेता है, 1 और 0, और उनकी प्रोबेबिलिटीज भी काफी भिन्न थी, 0.3 और 0.7। लेकिन अब देख रहे हैं एक्स बार के डिस्ट्रीब्यूशन का प्लॉट कैसे नॉर्मल प्लॉट की तरह दिखने लग रहा है। तो ये जो चीज बर्नौली के लिए हमने देखी थी वो इन जनरल भी सही है, और वही यह थियरम, सेंट्रल लिमिट थियरम या CLT से हमें पता चलती है। जैसे मैंने कहा काफी अचंभित करने वाला थियरम, क्योंकि हमने ओरिजिनल पॉपुलेशन के लिए ये किसी भी ओरिजिनल पॉपुलेशन बंटन हो उसके लिए काम करता है। 2 चीजें तो मैंने पहले ही कही थी, मीन और वेरिएंस मौजूद होना चाहिए। ये रैंडम सैंपल भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये रैंडम सैंपल के तहत ही हम एक्स बार और टी देख रहे हैं, और n लार्ज होना चाहिए। तो ये सफिशिएंटली लार्ज तो काफी वेग टर्म है, लेकिन हियर इज अ रूल ऑफ थंब, CLT can be used if n is greater than 30। मतलब सफिशिएंटली लार्ज तो काफी वेग टर्म है, लेकिन ये देखा गया है कि n अगर 30 से ज्यादा है तो सेंट्रल लिमिट थियरम काफी अच्छे से काम करता है। जैसे जैसे n की वैल्यूज बढ़ेंगी तब वैसे वैसे ये अप्रोक्सीमेशन और अच्छा बनता रहेगा। तो ये CLT को हम कैसे यूज कर सकते हैं, ये एग्जांपल के द्वारा हम देखते हैं। 2 एग्जांपल्स देखेंगे। पहला एग्जांपल तो है कि एक केमिकल प्रोडक्ट बन रहा है या यूज हो रहा है किसी लैब में, तो अमाउंट ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ इम्प्यूरिटी, कुछ अशुद्धि है उस केमिकल में, in a batch of some chemical product is a random variable जिसका माध्य with mean is 4.0 grams और स्टैंडर्ड डिविएशन है 1.5 grams। अब if 50 batches are independently prepared, तो ये उसका मतलब क्या हो रहा है कि हर बैच में इंडिपेंडेंट तो है, लेकिन हर बैच उसी तरह से प्रिपेयर हो रहा है। तो हर बैच में इम्प्यूरिटी एक रैंडम वेरिएबल है जिसका
माध्य है 4 ग्राम और स्टैंडर्ड डिविएशन है 1.5 ग्राम, और ये 50 रैंडम वेरिएबल्स जैसे हम x1 x2 x3 x4 x50 तक करार कर सकते हैं, तो ये सभी इंडिपेंडेंट है। So question is, what is the probability that the sample average amount of impurity जिसको मैं अभी x बार से दर्शित करता हूं, x बार is between 3.5 grams and 3.8 grams। तो हमारे पास ये ओरिजिनल इंप्यूरिटी के बंटन के बारे में कुछ भी नहीं पता है। पहले तो मैं ये लिख लेता हूं, सॉल्यूशन में अलग कलर से कर लूं। सो लेट x1 x2 डॉट 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 x50 डिनोट द impurities इन द 50 बैचेस। तो ये रैंडम सैंपल है, सो दे आर IID। हर xi का बंटन हमें पता नहीं है, लेकिन हमें पता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ xi इज 4 और सिग्मा ऑफ xi इज 1.5, या सिग्मा स्क्वायर है 1.5 का स्क्वायर जो है 2.25। तो अगर हमें पता करना है कि ये पहले बैच का इंप्यूरिटी 3.5 और 3.8 ग्राम्स के बीच में होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो हम नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि हमें x1 का बंटन पता नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हमें ये क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया है, लेकिन मैं ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूं कि x1 या x2 या x3 इन सभी 50 रैंडम वेरिएबल्स का, इसमें से किसी भी रैंडम वेरिएबल का बंटन हमें पता नहीं है। ये आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इंडिपेंडेंट है, ये पता है। लेकिन x बार जो है 1/50 टाइम्स सम ऑफ xi, उसका भी बंटन हमें एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन सेंट्रल लिमिट थ्योरम के होते हुए हमें पता है कि x बार का बंटन है अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल। उसका मीन क्या होगा? मीन तो वही होगा म्यू 4 और वेरिएंस होगा सिग्मा स्क्वायर बाय एन 2.25 डिवाइडेड बाय 50। mu is equal to 4, sigma square by n is equal to 2.25 by 50। तो अगर हमें पूछा है कि प्रोबेबिलिटी क्या है x बार 3.5 और 3.8 के बीच में होने की, सो हमें इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी पता करनी है। और जैसे हमने बहुत बार किया है, पिछले बार भी किया था, इसको हम करेंगे स्टैंडर्डाइज। x बार तो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन ये स्टैंडर्ड नॉर्मल नहीं है, तो हम इसको स्टैंडर्डाइज करेंगे। कैसे करते हैं? जो नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है x बार, उसमें से उसी का मीन को सब्ट्रैक्ट करेंगे जो है 4, और उसके स्टैंडर्ड डिविएशन से डिवाइड करेंगे। तो स्टैंडर्ड डिविएशन होगा सिग्मा बाय रूट एन या 1.5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 50। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट में सभी संख्याओं के लिए भी करेंगे। सो 3.8 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 1.5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 50 और 3.5 माइनस 4 डिवाइडेड बाय द सेम क्वांटिटी। जो बनता है तो ये बीच वाला रैंडम वेरिएबल तो स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है, तो मैं इसको लिख लेता हूं। ये कैलकुलेशंस करने के बाद हमें मिलता है दिस इज -2.5
36 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू -0.94। और ये कैसे करेंगे? अब z तो है स्टैंडर्ड नॉर्मल, तो हमें पता है, ये हम कर सकते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल से। तो अगर मैं स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल्स की तरफ जाऊं, तो हम देखेंगे, पहले तो हमें देखना है फाई ऑफ -0.94, सो -0.9 के रो में जाके 0.04 वाला कॉलम जो आता है, पांचवा कॉलम, तो उसकी वैल्यू आ जाती है 0.1736। आप ध्यान रखें। और उसी तरह से -2.36 की वैल्यू आ जाती है -2.3 का रो, और सातवां कॉलम 0.06 वाला कॉलम वो है 0.0091। तो हमने ये टेबल से देखा है, और ये मैं अब लिख सकता हूं, दिस इज इक्वल टू जो हमने टेबल वैल्यूज अभी देख ली थी, 1736 माइनस 0.0091, और ये सब्ट्रैक्शन तो आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हम सेंट्रल लिमिट थ्योरम यूज कर सकते हैं। और एक एग्जांपल मैं दोहराता हूं। इस एग्जांपल, अभी जो एग्जांपल हमने किया उसमें सिर्फ हमें मीन और वेरिएंस या स्टैंडर्ड डिविएशन पता था ओरिजिनल पॉपुलेशन के बारे में। अभी जो दूसरा एग्जांपल है उसमें हमें ओरिजिनल पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन पता है। देखते हैं क्या है ये एग्जांपल। एक किसी हाईवे स्ट्रेच पे पार्किंग चालान, लोग गाड़ियां पार्क करते हैं, नंबर ऑफ पार्किंग चालान्स। तो पार्किंग चालान्स इश्यू होती है जो गैर कानूनी रूप से वहां पे पार्क करते हैं। चालान्स इश्यूड इन अ सर्टन स्ट्रेच, किसी एक हाईवे के एक छोटे भाग पे किसी भी दिन जो पार्किंग चालान्स इश्यू होते हैं उसका बंटन है पॉसो, हैज अ पॉसो डिस्ट्रीब्यूशन। विथ पॉसो डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर एक होता है विथ म्यू इक्वल टू 50। पॉसो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए याद करें, जो पैरामीटर है वो है उसका मीन और वेरिएंस भी, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है मीन है 50। ऑन एन एवरेज एक दिन में मान लीजिए 50 चालान यूज होते हैं, और बंटन भी है पॉसो। सो क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी that in a 100-day period the number of challans जो इश्यू हुए हैं, that the total number, तो हम सैंपल एवरेज नहीं देख रहे, ये टी स्टैटिस्टिक देख रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ चलान्स issued is between 4,900 and 5,200। इसकी प्रोबेबिलिटी प्रायिकता क्या है?
तो फिर एक बार अगर हम जो इंडिविजुअल डे के चलान्स है उनको हम x1 x2 वगैरह वगैरह 100 से दर्शाएंगे। बी द नंबर ऑफ चलान्स issued on days 1 2 etc. up to 100। तो हमें पता है ये IID रैंडम सैंपल है, सो xi is Poisson distributed with mean 50, mu equal to 50। E of xi है mu equal to 50 और वेरिएंस ऑफ xi भी है mu जो है 50। और हमें पता करना है t के बारे में जो है सम ऑफ एक्साइज i equal to 1 to n। तो t का एग्जैक्ट बंटन है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, उसको ये एक्चुअल तो ये सिर्फ इंटीजर्स वैल्यू लेगा, सो ये पीएमएफ ये एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। लेकिन टी के इवेंट्स, टी से जुड़े हुए इवेंट्स की अगर प्रोबेबिलिटी हमें कैलकुलेट करनी है तो हम सेंट्रल लिमिट थियरम यूज करेंगे, क्योंकि ये जो सैंपल साइज है n इक्वल टू 100 वो 30 से ज्यादा है, तो हम सेंट्रल लिमिट थियरम यूज कर सकते हैं। और उसके तहत हमें पता है t इज अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल, सो मैं लिख रहा हूं अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल विद द सेम मीन म्यू, और वेरिएंस होगा सॉरी अब हम एक्स बार नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं सैंपल टोटल। तो ये है n टाइम्स म्यू और n टाइम्स सिग्मा स्क्वायर, जिसका मतलब है n इज 100, सो 100 टाइम्स 50 इज 5000 और वेरिएंस भी होगा 100 टाइम्स 50 जो है 5000। तो अगर हमें पता करना है कि टोटल नंबर ऑफ चलान्स है 4900 और 5200 के बीच में, तो जैसे हम करते आ रहे हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम स्टैंडर्डाइज करेंगे, हम करेंगे सभी तीनों जो चीजें हैं इस इवेंट में दर्शाई गई उनको हम मीन 5000 से सब्ट्रैक्ट करेंगे और डिवाइड करेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन से जो है स्क्वायर रूट ऑफ 5000। बीच में जब ये हम करेंगे तो हमें मिलता है एक स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल, और उसी तरह से आएगा 5200 माइनस 5000 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5000। तो बीच में चूंकि हमें मिलता है स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल, तो ये प्रोबेबिलिटी फिर एक बार हम स्टैंडर्ड नॉर्मल सीडीएफ से कर सकते हैं। ये कैलकुलेशन तो मैं कर रहा हूं, डायरेक्टली लिख रहा हूं अभी ये है फाई स्टैंडर्ड नॉर्मल सीडीएफ कैपिटल फाई एट 2.83, सो इसकी वैल्यू है 2.83 और उससे हम घटाएंगे फाई ऑफ जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसकी वैल्यू आ रही है -1.41। फिर एक बार मैं दोहराता हूं कि ये हम चूंकि हमें स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल्स यूज करने हैं तो हम ये 2 डेसिमल पे राउंड ऑफ कर रहे हैं। और फिर एक बार अगर हम स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल्स यूज करें तो 2.83 और -1.41 की वैल्यूज हमें पता करनी है। सो 2.83 के पहले देख लेते हैं, वो 2.8 वाला रो और 0.03 वाला कॉलम जो है 0.9977 और -1.41 के लिए हम जाएंगे -1.4 वाले रो पे और 0.01 वाला कॉलम जो है 0.0793। तो मैं ये दोनों नंबर्स यहाँ पे लिख लेता हूँ 0.9977 और 0.0793 और जिसका आंसर बनता है 0.9184। सो इस तरह से हम सेंट्रल लिमिट थ्योरम यूज करते हैं।
क्या चीजें हैं, हमें रैंडम सैंपल चाहिए, मीन और वेरिएंस ऑफ द पॉपुलेशन पता होना चाहिए, और एन जो सैंपल साइज है वो लार्ज होना चाहिए। कितना लार्ज? कम से कम 30 से अगर ज्यादा है तो सेंट्रल लिमिट थियरम यूज कर सकते हैं। और सेंट्रल लिमिट थियरम यूज करने का फायदा क्या है? क्योंकि सेंट्रल लिमिट थियरम कहता है कि ये जो सैंपल मीन है या सैंपल टोटल है, वो उसका बंटन, एग्जैक्ट बंटन भले ही हमें पता ना हो, लेकिन हमें पता है कि उनका जो भी बंटन है वो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से काफी नजदीक है, करेक्ट मीन और करेक्ट वेरिएंस वाला नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमने स्टार्ट किया था सैंपल मीन के एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस को लेके। सो अब हम देख रहे हैं एक तरह से उसका जनरलाइजेशन। सो हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ लीनियर कॉम्बिनेशन। linear combination. So given a collection of n random variables, x1, x2, dot 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 xn, with mean values mu1, mu2, dot 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 mu n, and variances sigma 1 square, sigma 2 square, etc. up to sigma n square respectively. तो ये हम एज्यूम कर रहे हैं। मैं ये 3 पार्ट्स में कंक्लूजन लिखने वाला हूं। देन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सम ai xi i इक्वल टू 1 to n क्या होगा? ये होगा सम i इक्वल टू 1 to n, जो कॉन्स्टेंट्स है a1, a2, an, वो एक्सपेक्टेशन के बाहर आ जाएंगे, और ये है एक्सपेक्टेशन ऑफ ai टाइम्स ai टाइम्स एक्सपेक्टेशन ऑफ xi, जो है ai टाइम्स म्यू आई। बी में मैं लिख रहा हूं इफ इन एडिशन इफ x1, x2, xn are also independent, then variance of sum I equal to 1 to n ai xi is sum I equal to 1 to n, जैसे वेरिएंस के लिए होता है जब कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वेरिएंस मल्टीप्लाई होता है उसके स्क्वायर से, सो ए आई स्क्वायर आएगा टाइम्स वेरिएंस ऑफ एक्स आई, वो है सिग्मा आई स्क्वायर। और तीसरा जो मैं लिखूंगा, अगर इंडिपेंडेंस ना भी हो फॉर एनी x1, x2, xn, variance of sum ai xi is sum I equal to 1 to n, j equal to 1 to n, covariance between xi and xj। तो ये 3 रिजल्ट्स मैंने लिख लिए हैं, जिससे हम किसी भी लीनियर कॉम्बिनेशन के एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस निकाल सकते हैं। मैंने
तो हम लीनियर कॉम्बिनेशन से क्या मानते हैं? अगर हमारे पास ये रैंडम वेरिएबल्स है x1 x2 xn और हमारे पास वास्तविक संख्या है a1 a2 an, तो लीनियर कॉम्बिनेशन क्या है? रैखिक संयोजन, वो है सम ai xi की तरह। ai xi एक जनरल लीनियर कॉम्बिनेशन को हम मान सकते हैं, और इसको अगर मैं पूरी विस्तार से लिखूं तो है a1 टाइम्स x1 प्लस a2 टाइम्स x2 प्लस सो ऑन अप टू an टाइम्स xn। तो जब मैं लीनियर कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूं तो उसका मतलब है हम ये इस तरह के कॉम्बिनेशन हम देख रहे हैं। और जब हमारे पास ऐसा कोई भी आर्बिट्ररी लीनियर कॉम्बिनेशन है x1 x2 xn का, तो हम, और अगर हमें ओरिजिनल रैंडम वेरिएबल्स एक्साइज के मीन और वेरिएंस पता है या कोवेरियंसेस xi xj पता है, तो हम किसी भी लीनियर कॉम्बिनेशन के एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस इस प्रकार से देख सकते हैं। दो तीन टिप्पणियां। पहले तो ये जो मैंने प्रॉपर्टीज लिखी है, ये मैं थियरम लिख सकता हूं। ये बीच में गलती से ये लाइंस आ गई है, उसको मैं मिटा दूं, और ai xi इज इक्वल टू, यहां पे हम रैंडम सैंपल नहीं एज्यूम कर रहे। x1 x2 xn कोई भी रैंडम वेरिएबल्स हो, भले ही इंडिपेंडेंट भी ना हो, और उनके मीन्स और वेरिएंसेस अलग अलग भी हो सकते हैं, इसीलिए हमने अलग अलग सिंबल से दर्शाए हैं उनको, μ1 μ2 μn x और σ1 स्क्वायर σ2 स्क्वायर σn स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। तब expected value of any linear combination is the same linear combination of the means। और पार्ट बी के लिए जरूर हमने एक एक्स्ट्रा एजम्पशन लिया है कि if x1 x2 xn are also independent, the variance of the linear combination बनता है इस तरह से summation of ai square times sigma square। और जब अगर ये इंडिपेंडेंट ना हो, फिर भी हम वेरिएंस ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन पता कर सकते हैं पार्ट सी से। सो ये तीनों पार्ट्स हम देखेंगे कैसे यूज करते हैं। तो एक उदाहरण पहले मैं लेता हूं। इसका प्रूफ का इंडिकेशन अगर देना है तो प्रूफ हम पूरा प्रूफ नहीं लिखने वाले हैं। मान लीजिए कि हमें पता करना है फॉर n इज इक्वल टू 2, ओके। तो और पार्ट ए हम प्रूव देखने जा रहे हैं। मान लीजिए कि x1 x2 है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स, तो उनके मीन्स उनके पीडीएफ के द्वारा दर्शाए जाते हैं। कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स विथ जॉइंट पीडीएफ f of x1 x2। तब हमें क्या देखना है? हमें देखना है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ a1 x1 प्लस a2 x2। हमारा n इक्वल टू 2 है। तो किसी भी फंक्शन का एक्सपेक्टेड वैल्यू हमें पता है, हम इस सिचुएशन में करेंगे, वो फंक्शन देखेंगे a1 x1 प्लस a2 x2, उसको मल्टीप्लाई करेंगे जॉइंट पीडीएफ से, और दोनों रैंडम वेरिएबल्स को इंटीग्रेट करेंगे। ये इंटीग्रल होगा माइनस, दोनों इंटीग्रल्स रहेंगे माइनस इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी तक।
लेकिन अंदर वाला जो फंक्शन है a1x1 प्लस a2x2 ये तो लीनियर फंक्शन है, और उसके कारण ये जो मैं जैसे कि मैंने कहा मैं प्रूफ की स्टेप्स दर्शा रहा हूं, ना कि पूरा तरह से प्रूव कर रहा हूं। तो ये हम लिख सकते हैं कांस्टेंट्स, पहले तो ये एडिशन है तो उसको पहले ही हम दो अलग अलग इंटीग्रल्स में बांट सकते हैं, और जो कांस्टेंट्स है वो इंटीग्रल के बाहर आ सकते हैं। तो ये बनता है a1 टाइम्स इंटीग्रल x1 टाइम्स fx1 x2 dx1 dx2 प्लस a2 टाइम्स डबल इंटीग्रल x2 टाइम्स f ऑफ x1 x2 dx1 dx2। और ये जो डबल इंटीग्रल्स है वो भी एक्सपेक्टेशंस है। कौन से फंक्शंस के? पहला वाला है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 और दूसरा वाला है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x2। तो एक तरह से हमने दर्शाया है n इक्वल टू 2 के लिए हम a कैसे प्रूव करेंगे। जनरल n के लिए एग्जैक्टली सेम प्रूफ बनेगा, सिर्फ हमारे पास अगर n रैंडम वेरिएबल्स है तो उन n रैंडम वेरिएबल्स का जॉइंट पीडीएफ हमें देखना पड़ेगा, और लेकिन बाकी सेम इंटीग्रल लीनियर है तो a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस डॉट 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 प्लस an xn अलग अलग n इंटीग्रल्स में बढ़ जाएगा। तो ये आ जाता है। उसी तरह से हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ a1 x1 प्लस a2 x2 होल स्क्वायर भी इसके स्क्वायर को भी के एक्सपेक्टेशन भी कर सकते हैं हम। कैसे करेंगे? हम पहले ये ब्रैकेट एक्सपांड करेंगे, a1 स्क्वायर x1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 x1 x2 प्लस a2 स्क्वायर x2 स्क्वायर। तो हमारे पास ये तीन अलग अलग टर्म्स है, लेकिन ये लीनियर ही है। अब लीनियर है लेकिन हमारे रैंडम वेरिएबल्स चेंज हो गए। रैंडम वेरिएबल्स है y1 y2 y3, जहां पे y1 है x1 स्क्वायर, y2 है x1 x2 और y3 है x2 स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं a1 स्क्वायर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a1 a2 टाइम्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 x2 प्लस a2 स्क्वायर जो है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x2 स्क्वायर। और इसको हम आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, करना भी नहीं है हमें देखना है a1 x1 प्लस a2 x2 का वेरिएंस। जो शॉर्टकट फॉर्मूला से हमें पता है a1 x1 प्लस a2 x2 स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ a1 x1 प्लस a2 x2 का स्क्वायर। और फिर एक बार लीनियरिटी यूज करके, ये टर्म्स यूज करके आप देख सकते हो कि ये बनता है। एक जगह पे हम यूज करेंगे कि अगर x1 और x2 इंडिपेंडेंट है तो उसका कोवेरियंस है 0, तो ये आएगा सम ए आई स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स आई इक्वल टू 1 to 2 जब इफ x1 x2 आर इंडिपेंडेंट। तो ये मतलब प्रूफ डिफिकल्ट नहीं है, मैंने ये दर्शाया है कैसे करेंगे। अगर इंडिपेंडेंट नहीं है तो हमारे पास कोवेरियंस टर्म्स बचती है, और कोवेरियंस xi है वेरिएंस ऑफ xi। इसको यूज करके हम फॉर्मूला 3b प्रूव करेंगे। तो मैंने ये पूरा प्रूफ नहीं लिखा है लेकिन मैंने ये दर्शाया है कि ये जो ओरिजिनल मैंने जो थियरम लिखा है यहाँ पे उसका प्रूफ कैसे किया जा सकता है। इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा देख लेते हैं।
किसी एक्सप्रेसवे एंट्रेंस में 3 मेजर रोड्स लीड टू एन एक्सप्रेसवे एंट्रेंस। किसी एक्सप्रेसवे एंट्रेंस में जो गाड़ी आती है वो मान लीजिए कि वो 3 अलग अलग रास्ते हैं, उससे वो एंटर कर सकते हैं। ये देखा गया है कि किसी एक विशिष्ट टाइम, दिन के एक विशिष्ट टाइम में, ड्यूरिंग अ फिक्स टाइम पीरियड, the number of cars entering the expressway, उसके बारे में हमें पता है। फ्रॉम ईच रोड, ऑफ कोर्स ये नंबर फिक्स नहीं रहेगा, फ्रॉम ईच, ये रैंडम वेरिएबल है। जिसके माध्य और मानक विचलन हमें पता है, विथ मीन्स एंड स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन बिलो। मैं एक टैबुलर फॉर्म में ये लिख रहा हूं। तो हमारे पास 3 अलग अलग रोड है, रोड 1, रोड नंबर 2 और रोड 3, जहां से गाड़ियां आ रही है। और रोड 1 में जो गाड़ियां आ रही है उसका मीन है एक्सपेक्टेड वैल्यू है, मान लीजिए 800। एवरेज तौर पे, औसत तौर पे रोड 1 से किसी उस विशिष्ट टाइम पीरियड में 800 गाड़ियां आती हैं, रोड नंबर 2 से 1000 गाड़ियां आती है, और रोड नंबर 3 से 600 गाड़ियां आती हैं। और उनके अलग अलग स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो भी मैं लिख रहा हूं, वो है 16, 25 और 18। मतलब अगर हम तय करें कि ये जो रैंडम वेरिएबल्स है, इसको अगर हम दर्शाएंगे x1, x2, x3 से, तो ये मैंने सॉल्यूशन स्टार्ट कर लिया है, तो शायद अलग कलर से लिख लूं, x1, x2, x3। उसका मतलब क्या है? x1 है नंबर ऑफ कार्स एंटरिंग द एक्सप्रेसवे फ्रॉम रोड 1 ऑन अ रैंडमली चोजन डे। x2 और x3 उसी तरह से रोड नंबर 2 से और रास्ते नंबर 3 से आ रही गाड़ियों का एक्चुअल संख्या। ये तीनों रैंडम वेरिएबल्स हैं। तो हमें अगर पता करना है एक्सपेक्टेड वैल्यू of total number of cars entering the freeway, the expressway, उसका मतलब है एक्सपेक्टेड वैल्यू हमें करना है x1 प्लस x2 प्लस x3 का, जो लीनियर कॉम्बिनेशन है ये, तो जहां पे a1, a2 और a3 तीनों है 1, तो इसका मान होगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x2 प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x3, जो है 800 अधिक 1000 अधिक 600, जो है 2400। वेरिएंस के लिए लेकिन हमें दिया नहीं गया है कि ये x1, x2, x3 इंडिपेंडेंट है या नहीं है। सपोज x1, x2, x3 इंडिपेंडेंट है, तब वेरिएंस ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 क्या होगा?
वो होगा जैसे कि मैंने अभी कहा A1 A2 A3 तीनों एक है, 1 है, तो A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर A3 स्क्वायर भी होगा 1। तो ये तो सिर्फ बनेगा वेरिएंस ऑफ x1 प्लस वेरिएंस ऑफ x2 प्लस वेरिएंस ऑफ x3। वेरिएंस ऑफ x1 क्या है? स्टैंडर्ड डिविएशन है 16, तो वेरिएंस है 16 का स्क्वायर। x2 के वेरिएंस होगा 25 का स्क्वायर और 18 का स्क्वायर होगा वेरिएंस ऑफ x3। और इसको अगर हम जोड़ेंगे तो हमें मिलता है 1205। ये तो है टोटल, राइट? सो दैट इज वेरिएंस ऑफ t इज 1205 और स्टैंडर्ड डिविएशन होगा स्क्वायर रूट ऑफ 1205 जो अप्रोक्सीमेटली है 34.7131। तो इस तरह से हम ये यूज कर सकते हैं। अगर ये इंडिपेंडेंट नहीं है तो यही एग्जांपल में सपोज अगर वो इंडिपेंडेंट है तो कोवेरियंस बिटवीन xi एंड xj इज 0 जब xi और xj अलग अलग है। अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं है तो कोवेरियंस 0 से अलग हो सकता है। सपोज कोवेरियंस बिटवीन x1 एंड x2 है 80, कोवेरियंस बिटवीन x1 और x3 है 90 और कोवेरियंस बिटवीन x2 और x3 है 100। तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर हमें दी गई है तो एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगी? एंड t इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ t क्या होगी? एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने के लिए हमें ये जरूरी नहीं था प्रोपोजिशन में, थ्योरम में, कि ये xi इंडिपेंडेंट हो। xi इंडिपेंडेंट हो या ना हो, एक्सपेक्टेड वैल्यू चेंज नहीं होता है। ये होगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x2 प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x3 जो है 2400। वेरिएंस में जरूर चेंज हो जाएगा। वेरिएंस होगा सम I इक्वल टू 1 to 3, j इज इक्वल टू 1 to 3, कोवेरियंस बिटवीन xi एंड xj। तो हम फिक्स कर ले I की वैल्यू, मतलब ये क्या हो रहा है, ये I अलग अलग 3 वैल्यूज लेगा, J अलग अलग 3 वैल्यूज लेगा, तो 3 टाइम्स 3 9 अलग अलग टर्म्स है इसमें। तो जो है कोवेरियंस बिटवीन x1 प्लस कोवेरियंस बिटवीन x1 x2 प्लस कोवेरियंस बिटवीन x1 x3, उसी तरह से कोवेरियंस बिटवीन x2 x1, कोवेरियंस x2 x3 और कोवेरियंस x2 x2 और कोवेरियंस x3 x3। सो इस तरह से हमारे पास 9 अलग अलग टर्म्स है। लेकिन ये जो कोवेरियंस x1 x1, कोवेरियंस x2 x2 और कोवेरियंस x3 x3 है वेरिएंस ऑफ x1, वेरिएंस ऑफ x2 और वेरिएंस ऑफ x3। और ये जो कोवेरियंस बिटवीन x1 x2 एंड कोवेरियंस बिटवीन x2 x1 है वो बिल्कुल सेम है। हमेशा कोवेरियंस बिटवीन x एंड y इज इक्वल टू कोवेरियंस बिटवीन y एंड x, उस सिमेट्री है उन दोनों में। तो ये जो बाकी जो 6 टर्म्स है वो एक्चुअली बनते हैं, सो इसमें बनता है +2 टाइम्स कोवेरियंस x1 x2, उसी तरह से +2 टाइम्स कोवेरियंस x1 x3
एंड +2 टाइम्स कोवेरियंस x2 x3। अब ये 6 जो वेरिएंस, 3 वेरिएंसेस और 3 कोवेरियंसेस है, उनकी वैल्यूज हमें पता है। ये है वेरिएंस ऑफ x1 है 16 स्क्वायर, 25 स्क्वायर और 18 स्क्वायर जो हमने पहले भी देखा था। ये दो कॉमन है। कोवेरियंस ऑफ x1 x2 था, ये तीनों कोवेरियंस है 80, 90 और 100। तो ये बनता है 1745। तो ये जो प्रपोजिशन हमने लिखा था वो यूज करके हम इस तरह से लीनियर कॉम्बिनेशन के एक्सपेक्टेड वैल्यूज और कोवेरियंस देख सकते हैं। ये एग्जाम्पल खत्म हो गया है। मैं खत्म करने से पहले एक रिमार्क लिख लूं। जैसे मैंने शुरुआत करी थी लीनियर कॉम्बिनेशंस, जब हमने देखा, ये एक तरह का जनरलाइजेशन है जो हमने x बार और t के लिए लिखा था। सो x बार को हम ने परिभाषित किया है इस तरह से। तो इंडीड ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन है, क्योंकि हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं i = 1 to n 1 over n xi। सो इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन जहां है a1 = a2 = an = 1 over n। और सिमिलरली t, जैसे हमने अभी ऊपर उदाहरण में देखा, t भी एक लीनियर कॉम्बिनेशन है एक्साइज का, जहां पे a1 a2 वगैरह an तक सभी की वैल्यूज है 1। तो x बार और t पर्टिकुलर केसेस है लीनियर कॉम्बिनेशंस के, और हमने ये जो प्रपोजिशन ऊपर थियरम देखा वो एक किसी भी जनरल लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए है। थैंक यू।